गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अपन ने लास्ट क्लास में देखा था कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं? ट्रांजैक्शन विच अल्टर्स द एसेट्स और लायबिलिटीज आउटसाइड इंडिया ऑफ पीआरआई और अल्टर्स एसेट्स और लायबिलिटीज इन इंडिया ऑफ पीआरओआई। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशन दोनों के हिसाब से लिख रखा है। एक में आपको इंडियन की तरफ से सोचना पड़ेगा और एक में आपको फॉरेनर की तरफ से सोचना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ट्रांजैक्शन जिससे आप अल्टर यानी कि चेंज हो जाएंगे एसेट्स और लायबिलिटीज़। अगर आप इंडियन हो उस तरफ से सोचो तो ऐसे ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से आपके एसेट्स और लायबिलिटीज़ में चेंज होगा जब आउटसाइड इंडिया जाओगे। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जांपल था बाइंग हाउस इन लंदन। ठीक है, अभी आप मुंबई में रहते हो और आप लंदन में हाउस खरीद रहे हो, तो उससे क्या होगा? आपके एसेट्स बढ़ेंगे। तो चेंज हो रहा है एसेट्स के अंदर, इसलिए ये आ जाएगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, आप अगर फॉरेन से लोन ले रहे हो, ठीक है, तो ये लायबिलिटीज़ में आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। पर ऐसे ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में अपन ने देखा था ऐसे ट्रांजैक्शन जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है वो होंगे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। अब इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का एग्जांपल हो जाएगा अगर आप फॉरेन करेंसी में लोन ले रहे हो, और इंटरेस्ट ऑन लोन हो जाएगा करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का एग्जांपल। उसके बाद अपन ने देखा था, उसके बाद अपन को ये पढ़ना है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में तीन चीज़ें पढ़नी है। पहला प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन कौन से? सेकंड कैटेगरी पढ़नी थी रेगुलेटेड ट्रांजैक्शन, ऐसे ट्रांजैक्शन जो आप परमिशन लेके कर सकते हो, किसकी परमिशन? आरबीआई की परमिशन आपके पास है तो आप कर सकते हो। थर्ड कैटेगरी अपने पास थी फ्रीली परमिसिबल ट्रांजैक्शन, यानी कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें आपको कोई भी परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप फ्रीली कर सकते हो। और एक अपन ने देखा था करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये अपन आज की क्लास में देखेंगे। ये अपन ने लास्ट क्लास में देख लिए थे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन के तीनों लिस्ट। तो करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन को भी इसी तरीके से कैटेगरी बना रखी है, प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन, रेगुलेटेड ट्रांजैक्शन। अब करंट अकाउंट में क्या कर रखा है इन्होंने? दो अलग अलग कैटेगरी बना दी रेगुलेटेड के अंदर। ठीक है, ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी और ऐसे ट्रांजैक्शन जिसमें आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। आरबीआई के अंदर भी दो कैटेगरी बना दी, इंडिविजुअल के लिए और अदर देन इंडिविजुअल के लिए। और एक फिर सेम हो जाएगा फ्रीली परमिसिबल ट्रांजैक्शन, यानी कि ऐसे ट्रांजैक्शन जिसके लिए आपको कोई भी परमिशन नहीं चाहिए, आप फ्रीली कर सकते हो। तो अपन यहीं से एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में पहला है प्रोहिबिटेड ट्रांजैक्शन, ऐसे ट्रांजैक्शन जो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया नहीं कर सकता। ठीक है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडियन चिट फंड, निधि कंपनी, एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटीज, रियल एस्टेट बिजनेस, कंस्ट्रक्शन ऑफ फार्म हाउस और ट्रेडिंग इन टीडीआर। टीडीआर अपन ने देखा था ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। उसके बाद अपन ने देखा था रेगुलेटेड ट्रांजैक्शन। ठीक है, रेगुलेटेड ट्रांजैक्शन में अपने आने से पहले अपन ने देखे थे फ्रीली परमिसिबल ट्रांजैक्शन। यहाँ दो चीज़ें दे रखी है। पहला है अमोर्टाइजेशन ऑफ लोन, यानी कि अगर आपको लोन का रीपेमेंट करना है, ठीक है, तो आप कर सकते हो, इसमें आपको कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली लोन आपका आउटसाइड इंडिया होगा तभी यहाँ बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप इंडिया के अंदर ही आप लोन रीपेमेंट की बात कर रहे हो तो यहाँ फेमा अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि आप इंडिया में रहते हो और आपको यूएसए के अंदर लोन का रीपेमेंट करना है, तो उस तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है, और इसका सेकंड पॉइंट था फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में डेप्रिसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट्स हो रहा है, तो इसमें आप कुछ कर नहीं सकते, ये भी फ्रीली परमिसिबल ट्रांजैक्शन है। ठीक है, क्यों ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन तो इसलिए है क्योंकि डेप्रिसिएशन हो रहा है तो एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। ठीक है, और अपन ने कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन में पढ़ा था ऐसे ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से एसेट्स और लायबिलिटीज़ में अल्टर होगा, यानी कि चेंज होगा, तो इसलिए ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में आ रहा है। रेगुलेटेड ट्रांजैक्शन में क्या था? फॉर ऑल अदर ट्रांजैक्शन आरबीआई अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, इसके अलावा जो भी ट्रांजैक्शन है उसके लिए आपको आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी।
तो इसके बाद अपन ने देखा था कैटेगरीज ऑफ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। इसके अंदर शेड्यूल 1 में दे रखे हैं प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन, ऐसे ट्रांजेक्शन जो आप नहीं कर सकते। इसका पहला पॉइंट था रेमिटेंस ऑफ इनकम फ्रॉम लॉटरी विनिंग्स। अगर आपको लॉटरी विनिंग्स की कोई इनकम भेजनी है तो वो आप नहीं भेज सकते। रेमिटेंस फॉर परचेज ऑफ लॉटरी टिकट्स, ठीक है, आपको लॉटरी टिकट्स खरीदने के लिए इंडिया से पैसा भेजना है तो वो भी आप नहीं भेज सकते। थर्ड पॉइंट था पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स वेयर रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इज नॉट ब्रॉट टू इंडिया and used towards equity investment in joint ventures wholly owned subsidiaries abroad of Indian company, ठीक है। यानी कि आपको कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स उसका पेमेंट करना है तो वो आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू था वो आप इंडिया लेकर नहीं आए थे, ठीक है, और आपने क्या करा, रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट को उसको वहीं फॉरेन के अंदर ही उसको इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसलिए ये ट्रांजेक्शन अलाउ नहीं करा गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट था पेमेंट ऑफ कमीशन ऑन एक्सपोर्ट्स वेयर रेवेन्यू फ्रॉम एक्सपोर्ट इज नॉट ब्रॉट टू इंडिया यहाँ अंडर रुपीज स्टेट क्रेडिट नोट। तो यहाँ भी ये ट्रांजेक्शन अलाउ नहीं है, ठीक है, पर दो चीज़ों में अलाउ है। टी एंड तंबाकू के कमीशन ऑन एक्सपोर्ट के लिए आप पेमेंट भेज सकते हो फॉरेन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था रेमिटेंस ऑफ डिविडेंड बाय एनी कंपनी ड्यू टू रिक्वायरमेंट ऑफ डिविडेंड बैलेंसिंग। अगर डिविडेंड बैलेंसिंग के रिक्वायरमेंट के लिए आप डिविडेंड फॉरेन भेज रहे हो तो वो भी आप नहीं कर सकते, ठीक है, कोई कंपनी भेज रही है। पेमेंट रिलेटेड टू कॉल बैक सर्विसेज ऑफ टेलीफोन्स, ये भी ट्रांजेक्शन अलाउ नहीं है। रेमिटेंस ऑफ इनकम इंटरेस्ट इनकम एल्ड इन नॉन रेसिडेंट स्पेशल रुपी स्कीम अकाउंट। तो इस अकाउंट की खास बात ही यही होती है कि आप इंटरेस्ट इनकम को रेमिट नहीं कर सकते, यानी कि आप फॉरेन भेज नहीं सकते हैं। ये आपको इंटरेस्ट इनकम आपको इंडिया के अंदर ही रखना पड़ेगा। उसके बाद अपन ने देखा था करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन में हो गया प्रोहिबिटेड। नेक्स्ट है रेगुलेटेड ट्रांजेक्शन। तो रेगुलेटेड ट्रांजेक्शन में पहला अपन देखेंगे जहाँ ऐसे ट्रांजेक्शन जिसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसको शेड्यूल 2 वाले ट्रांजेक्शन भी बोला जाता है। तो पहला अपन ने देखा था कल्चर टूल्स, ठीक है, टूर्स। नेक्स्ट अपन ने देखा था रेमिटेंस ऑफ प्राइस मनी स्पॉन्सरशिप। अगर आपको प्राइस मनी या स्पॉन्सरशिप के लिए पैसा फॉरेन भेजना है तो आप नहीं भेज सकते, पर वो $1 लाख से ज़्यादा होगा तब आप नहीं भेज सकते। इससे कम अमाउंट का है तो आप भेज सकते हो। और अगर आप पैसा स्पोर्ट बॉडीज़ को भेज रहे हो बाहर तो आप भेज सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट इन फॉरेन प्रिंट मीडिया बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड इट्स PSU। अगर स्टेट गवर्नमेंट या PSU को एडवर्टीजमेंट देना है फॉरेन प्रिंट मीडिया के अंदर तो वो भी उसके लिए परमिशन लेनी पड़ेगी। परमिशन लेके आप कर सकते हो, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हो। इसके लिए लिमिट थी $10,000। इससे ज़्यादा का होगा तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, इससे कम का होगा तो आप फ्रीली कर सकते हो। नॉट एप्लीकेबल ऑन प्रमोशन ऑफ टूरिस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंटरनेशनल बिडिंग, ठीक है। इस काम के लिए कर रहे हो तो आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट था रेमिटेंस फॉर मेंबरशिप ऑफ P&I क्लब, ठीक है। तो इंश्योरेंस का आप लेना चाहते हो कोई फॉरेन की कंपनी से तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट था रेमिटेंस ऑफ फ्राइट ऑफ वेसल चार्टर्ड बाय अ PSU, ठीक है। वेसल के फ्राइट के लिए पैसा भेजना है PSU को तो वो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट थ्रू ओशियन ट्रांसपोर्ट, इम्पोर्ट का पेमेंट करना है तो वो भी है, उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। रेमिटेंस ऑफ कंटेनर डिटेंशन चार्जेस, जो रेट बता रखी है उससे ज़्यादा का आपको पैसे भेजने हैं कंटेनर डिटेंशन चार्जेस के लिए तो भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स मेकिंग रेमिटेंस टू एजेंट्स अब्रोड। मल्टी मॉडल होता है थोड़ा आपने सी से भेजा, एयर से भेजा, रोड से भेजा, ये सब उसमें इन्वॉल्व है आपके ट्रांसपोर्ट में, तो आपको उसका रेमिटेंस यानी कि भेजना है, एजेंट्स को पैसा भेजना है ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के लिए तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट है रेमिटेंस ऑफ हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोर्टर्स बाय TV चैनल्स। तो अगर ट्रांसपोर्टर्स के हायरिंग चार्जेस का पैसा भेजना है तो उसके लिए भी परमिशन लेनी पड़ेगी। फिर उसके बाद ये जो भी मिनिस्ट्री की परमिशन लेनी है उसकी फुल फॉर्म लिख रखी है तो ये आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपन आज देखेंगे रेगुलेटेड ट्रांजेक्शन्स शेड्यूल 3
वेयर अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज रिक्वायर्ड। ऐसे ट्रांजेक्शन जो आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। अभी अपन ने देखा था सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल वाले ट्रांजेक्शन। अब इसके अंदर दो कैटेगरी बना रखी है, एक है इंडिविजुअल और एक है अदर देन इंडिविजुअल। तो पहले इंडिविजुअल के लिए देख लेते हैं। पहला पॉइंट है प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान। अगर आपको कहीं भी प्राइवेट विजिट करनी है तो आपको आरबीआई का परमिशन लेना पड़ेगा। इन दो कंट्री में अगर आप प्राइवेट विजिट कर रहे हो तो आपको परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गिफ्ट और डोनेशन, आपको विदेश का कोई फ्रेंड आपका उसको गिफ्ट देना है तो भी परमिशन लेनी पड़ेगी। गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, अगर आप एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे हो तो भी आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। इमिग्रेशन यानी कि आप सेटलमेंट, एक तरीके से ये सेटलमेंट ही होता है। अगर आप उसके लिए जा रहे हो तो भी आपको आरबीआई का परमिशन लेना पड़ेगा। मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव्स अब्रॉड, इसके लिए जा रहे हो तो भी परमिशन लेना पड़ेगा। ट्रैवल फॉर बिजनेस, बिजनेस ट्रैवल कर रहे हो, कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हो वहाँ पर फॉरेन के अंदर। फॉर मीटिंग मेडिकल एक्सपेंसेस, चेकअप अब्रॉड और फॉर अकम्पनिंग एज अटेंडेंट टू पेशेंट गोइंग अब्रॉड फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट चेकअप, यानी कि एक पेशेंट है उसके साथ आप खुद जा रहे हो तो उसके लिए भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा। एक्सपेंसेस इन कनेक्शन विथ मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड, ठीक है। पहला पॉइंट तो था पेशेंट के साथ, ये वाला पॉइंट तो था जो पेशेंट के साथ जा रहा है उसके लिए लिखा है। और ये हॉस्पिटल में जो खर्चा होगा वहाँ फॉरेन के अंदर उसके लिए भी परमिशन लेना पड़ेगा। पढ़ाई करने के लिए जा रहे हो स्टडीज़ अब्रॉड तो भी आपको परमिशन लेना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अप्रूवल ऑफ आरबीआई इज रिक्वायर्ड ओनली इफ द अमाउंट एक्सीड्स $2,50,000, यानी कि इन सारे केस में परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपका अमाउंट एक्सीड कर रहा है $2,50,000, ये $2,50,000 पर एनम है, ठीक है। पर एनम के हिसाब से देखना है, ठीक है। और ये सबको मिलाकर है 2,50,000 वाली लिमिट। यहाँ ध्यान रखना डॉलर के अंदर है, रुपीज़ के अंदर नहीं है, ठीक है। अब ये तीन केस है, इमिग्रेशन वाले, मेडिकल ट्रीटमेंट और स्टडीज़ अब्रॉड। अगर ये आपके पास ऐसा प्रूफ है कि कई बार क्या होता है स्टडीज़ अब्रॉड, बाहर की पढ़ाई इतनी महंगी होती है कि वो $2,50,000 को एक्सीड कर जाती है, तो आप विदाउट आरबीआई अप्रूवल भी कर सकते हो। अगर आपके पास इन तीन केस में प्रूफ है कि हाँ वाकई में फ़ॉरेन में जिस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया उसकी फ़ीस वाकई में इतनी ज़्यादा एक्सीड कर रही है, तो आप बिना आरबीआई के अप्रूवल से भी कर सकते हो, सिर्फ इन तीन पॉइंट के अंदर जो टिक कर रखे हैं। और सारे पॉइंट के लिए क्या लिख रखा है, अगर अमाउंट एक्सीड हो गई $2,50,000 तो ही आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है आरबीआई की, ठीक है। अदरवाइज आप छोटे मोटे ट्रांजेक्शन कर रहे हो तो आरबीआई के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। ये लिमिट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और ये लिमिट सारे पॉइंट को मिलाकर है, ठीक है। इंडिविजुअल के हिसाब से देखी गई है, फॉर इंडिविजुअल के लिए ये लिमिट बता रखी है। तो यहाँ तक कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, अदरवाइज अपन आगे बढ़ते हैं। तो अब अपन आगे देखेंगे। अब अपन ने देख लिया रेगुलेटेड के अंदर आरबीआई वाले देख रहे हैं, अब अपन देखेंगे अदर देन इंडिविजुअल, उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे फ्रीली परमिसिबल। तो फॉर अदर देन इंडिविजुअल पर अपन आ जाते हैं, इसको बोलते हैं शेड्यूल 3 वाले ट्रांजेक्शन। पहला पॉइंट है डोनेशंस एक्सीडिंग 1% ऑफ देयर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स और $50 lakh विच एवर इज लेस। फॉर क्रिएशन ऑफ चेयर्स इन रेपुटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, contribution to funds not being an investment fund promoted by educational institutes, contribution to technical institution body association in the field of activity of donor company, ठीक है। तो समझते हैं, अगर आप डोनेशन दे रहे हो, ठीक है, 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स ड्यूरिंग द प्रीवियस 3 फाइनेंशियल ईयर्स, जो भी आपके लास्ट 3 साल में, लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स के अंदर जो भी आपकी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स है उसका 1%, या फिर $50 lakh, इन दोनों में से देखना है कौन सा कम है, ठीक है। और जो कम है उससे ज़्यादा का आप डोनेशन दे रहे हो तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी आरबीआई की, ठीक है। किसके लिए दे रहे हो ये डोनेशन, या तो क्रिएशन ऑफ चेयर्स का मतलब यहाँ पर होता है एकेडमिक पोजीशन इन रेपुटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर दे रहे हो, या फिर आप फंड्स दे रहे हो
प्रमोटेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, इसके लिए दे रहे हो, या फिर आप दे रहे हो कंट्रीब्यूशन टू टेक्निकल इंस्टीट्यूशन इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी ऑफ डोनर कंपनी, यानी कि जिस धंधे में हमारी कंपनी है उस धंधे में जो कंपनी, आप उसी कंपनी को दे रहे हो। ठीक है, इन 3 काम के लिए आप डोनेशन दे रहे हो। कितना दे रहे हो इसकी लिमिट बता दी, इससे ज़्यादा दोगे तो आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है। सेकंड पॉइंट है कमीशन पर ट्रांजैक्शन टू एजेंट्स अब्रॉड फॉर सेल ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट्स कमर्शियल प्लॉट्स इन इंडिया एक्सीडिंग $25,000 और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस विच एवर इज मोर। अगर आप कमीशन दे रहे हो एजेंट्स को अब्रॉड, ऐसे एजेंट्स जो फॉरेन के अंदर रह रहे हैं, आप उनको कमीशन दे रहे हो। ठीक है, कमीशन कौन सा वाला दे रहे हो, सेल ऑफ रेसिडेंशियल फ्लैट्स, उन्होंने इंडिया के अंदर जो प्लॉट थे उनको बेचा, ठीक है, फॉरेन में। ठीक है, और कमीशन आप कितना दे रहे हो, $25,000 से ज़्यादा, या फिर 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस विच, इनवर्ड रेमिटेंस कौन सा होता है, फंड ट्रांसफर फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ठीक है, जो फंड आया होगा, ठीक है, इंडिया के अंदर बिका प्लॉट तो फंड तो आएगा ना। ठीक है, कितना पैसा आ रहा है, या तो पैसा है फॉरेन के अंदर ही रह सकता है या फिर इंडिया के अंदर आएगा। ठीक है, और 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस, यानी कि जो फंड ट्रांसफ़र हुआ आउटसाइड इंडिया से, दोनों में से देखना है कौन सा ज़्यादा है। ठीक है, मान लो ये लिमिट तो $25,000 की है और ये इनवर्ड रेमिटेंस हुआ 5%, उसका करना है, वो आया $12,000। ठीक है, तो विच एवर इज मोर, यानी कि $25,000 से ज़्यादा का आप कमीशन दे रहे हो तो उसके लिए आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये पर ट्रांजेक्शन है, तो आप देख सकते हो। थर्ड पॉइंट है रेमिटेंसेस एक्सीडिंग $1 करोड़ पर प्रोजेक्ट फॉर एनी कंसल्टेंसी सर्विसेज इन रेस्पेक्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, यानी कि आप रेमिटेंस दे रहे हो। ठीक है, कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए आप कंसल्टेंसी सर्विसेज कौन से वाली, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, आपने भेज रहे $1 करोड़ से ज़्यादा तो आपको परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ेगी। एंड $10 लाख पर प्रोजेक्ट फॉर अदर कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोक्योर्ड फ्रॉम आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो ये लिमिट से ज़्यादा होंगे तो आपको आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट है रेमिटेंसेज एक्सीडिंग 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इनटू इंडिया और $1 lakh whichever is higher by an entity in India by way of reimbursement of pre-incorporation expenses। आप pre-incorporation expenses के लिए आप पैसा भेज रहे हो और ये ज़्यादा है, इन दोनों में से ज़्यादा, या तो 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट ब्रॉट इनटू इंडिया है और $1 lakh है, उससे ज़्यादा आप रेमिटेंस यानी कि भेज रहे हो, दोनों में से जो ज़्यादा है उससे ज़्यादा का आप रेमिटेंस भेज रहे हो। ठीक है, तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, आपने कुछ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस करे इंडिया के अंदर। ठीक है, अब आप भेज रहे हो पैसा तो आप इससे ज़्यादा पैसा नहीं भेज सकते, इसके लिए आपको परमिशन लेनी पड़ेगी आरबीआई की। इसके बाद आती है नेक्स्ट कैटेगरी, आती है फ्रीली परमिसिबल ट्रांसैक्शन, ऐसे ट्रांसैक्शन जो आप बिना परमिशन के कर सकते हो। ऑल अदर करंट अकाउंट ट्रांसैक्शन आर फ्रीली परमिसिबल, यानी कि इसके अलावा जो भी ट्रांसैक्शन है वो आप फ्रीली कर सकते हो, उसके लिए कोई लिमिट तय नहीं करी गई है। अब अपन नेक्स्ट चीज़ पढ़ने वाले नोट। ठीक है, कुछ चीज़ों का आगे जाके क्लैरिफिकेशन दे रखा है तो वो आपको ध्यान रखना है। पहला है कैपिटल अकाउंट ट्रांसैक्शन एंड करंट अकाउंट ट्रांसैक्शन अंडर फैम आर डिफरेंट फ्रॉम कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड करंट एक्सपेंडिचर अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो कैपिटल अकाउंट ट्रांसैक्शन एंड करंट अकाउंट ट्रांसैक्शन दोनों डिफरेंट है, जो आप इनकम टैक्स एक्ट में पढ़ देते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में आपने अलग तरीके से क्लासीफाई करा होगा कौन सा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कौन सा करंट एक्सपेंडिचर है। यहाँ क्लासीफाई करने का मेथड अलग रहेगा, कौन सा कैपिटल अकाउंट ट्रांसैक्शन है और करंट अकाउंट ट्रांसैक्शन कौन सा है, इसका अपन आगे जाके एग्जाम्पल देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रेमिटेंस ऑफ नेट सैलरीज अलाउड इन सर्टेन केसेस, यानी कि आपने जितना कमाया इंडिया के अंदर वो आप फॉरेन भेज सकते हो कुछ केसेस के अंदर, इसको करंट अकाउंट ट्रांसैक्शन माना जाएगा। पहली बात तो कौन से केसेस होंगे ये भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। अब अपन नई चीज़ पढ़ रहे हैं नोट। ठीक है, इनका आगे जाकर अपन को डिटेल में पढ़ना है। थर्ड पॉइंट है रेमिटेंस फ्रॉम आरएफसी अकाउंट एंड ईएफसी अकाउंट। ठीक है,
तो आप इन अकाउंट से पैसा फॉरेन भेज सकते हो, ठीक है। उसके लिए कोई लिमिट तय नहीं करी गई है, ठीक है। इन दोनों की फुल फॉर्म आप देख सकते हो। RFC होता है रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट, EFC होता है एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी अकाउंट। इसको करंट अकाउंट ट्रांसेक्शन माना जाएगा, ठीक है। इसमें कौन कौन से ट्रांसेक्शन आएंगे वो भी अपन आगे जाके देखेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ पॉइंट है पावर्स डिवाइडेड बिटवीन RBI एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ओवर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट एंड नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। इसको कैपिटल अकाउंट ट्रांसेक्शन माना जाएगा, ठीक है। यानी कि पावर डेप्ट इंस्ट्रूमेंट एंड नॉन डेप्ट इंस्ट्रूमेंट के बीच में पावर डिवाइड कर रखी है, ठीक है। कुछ किसी के पास RBI के पास पावर है और किसी के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है। ये भी अपन आगे जाके डिटेल में देखेंगे। फिफ्थ पॉइंट है होल्डिंग ऑफ फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी और इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर्ड प्रायर टू चेंज ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस। इसका क्या मतलब है? मान लो आप पंजाब के अंदर रह रहे हो, आपके पास पंजाब के अंदर घर है, ठीक है। अब आप क्या हुआ, बाद में कनाडा शिफ्ट हो गया, ठीक है। हमेशा के लिए शिफ्ट हो गए कनाडा, ठीक है। तो अब क्या आप होल्ड कर सकते हो क्या जो पंजाब में आपका घर है? तो यस, ये अलाउ है, ठीक है। इसके बारे में भी अपन डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सिक्स पॉइंट है रेमिटेंस टू नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज एंड टेरिटरीज बाय FATF। FATF का मतलब है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। ऐसी कंट्रीज जो इंडिया को कोऑपरेट नहीं करती, उन कंट्री में आप पैसा भेजना चाह रहे हो तो उसके लिए आगे क्लैरिफिकेशन दे रखा है कि आप भेज सकते हो या नहीं भेज सकते हो। ये अपन आगे देखेंगे। सेवेंथ पॉइंट है ट्रांसेक्शन विद सिटीजन और रेसिडेंट ऑफ कोरिया। यानी कि आप कोरिया के रेसिडेंट के साथ आप ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हो तो उसके लिए भी कुछ रूल्स तय करे गए हैं। इसको आपको कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मानना पड़ेगा, ठीक है। आगे अपन डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एट्थ, रिपाट्रिएशन ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया, ठीक है। रिपाट्रिएशन का क्या मतलब होता है वो अपन आगे जाके इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये 8 पॉइंट दे रखे हैं, इनको अपन को सेपरेटली एक एक करके डिस्कस करना है, ठीक है। तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन माना जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या कवर होती है चीज़ें, 8 पॉइंट अपन आगे डिटेल में देखेंगे। तो अपन पहला पॉइंट देख लेते हैं। पहला पॉइंट अपन ने देखा था, डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है यहाँ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन एंड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन अलग होंगे फेमा के अंदर। और इनकम टैक्स में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर अपन क्लासीफाई करते थे और करंट एक्सपेंडिचर अपन जिस तरीके से क्लासीफाई करते थे, यहाँ क्लासीफाई करने का अलग तरीका रहेगा, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि एक इंडियन रेसिडेंट है, वो इंपोर्ट करता है मशीनरी फ्रॉम अ वेंडर इन UK, ठीक है। UK से आप क्या कर रहे हो, UK से एक मशीन मंगवा रहे हो, अपनी फैक्ट्री इंडिया के अंदर है उसके अंदर इंस्टॉल करने के लिए। तो एज़ पर इनकम टैक्स मशीनरी क्या होगी, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी। पर एज़ पर फेमा इट इज़ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, ठीक है। अब ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्यों है ये बताते हैं। पहला अपन ने देखा था कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कौन से होते हैं, जो ऐसे ट्रांजैक्शन होते हैं फेमा के अंदर जो अल्टर्स करते हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ आउटसाइड इंडिया, ठीक है। तब ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ठीक है। इट डज नॉट क्रिएट एन एसेट इन इंडिया फॉर UK वेंडर। अगर आप UK वेंडर के पॉइंट ऑफ, एक मिनट में पहले आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ, उसके हिसाब से अपन इसको समझते हैं। तो ये अपने पास डेफिनेशन थी, ठीक है, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की। ट्रांजैक्शन विच अल्टर्स द एसेट्स और लायबिलिटीज आउटसाइड इंडिया, ठीक है। एक तो आपको इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है और एक आपको समझना है अल्टर्स एसेट्स और लायबिलिटीज इन इंडिया PROI, ठीक है। यानी कि फॉरेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ अपन समझते हैं कि आखिर ये ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्यों है। तो पहला अपन समझते हैं UK वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन समझते हैं कि ये करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन क्यों है। देखो UK वेंडर ने क्या करा, सेल कर दी अपनी मशीनरी को इंडिया में, ठीक है। तब उसका क्या हुआ, उसका कोई एसेट्स और लायबिलिटीज़ में कोई अल्टर हुआ क्या? कुछ ही नहीं हुआ उसका अल्टर, यानी कि या तो एसेट बनेगा या फिर कम होगा। तो यहाँ पर उसका कोई भी एसेट क्रिएट नहीं हुआ इंडिया के अंदर, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं UK वेंडर यानी कि फॉरेनर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं।
तो क्या इधर एसेट्स और लाइबिलिटीज़ में अल्टर हुआ क्या इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इंडिया के अंदर कुछ नहीं हुआ, इट इज़ जस्ट अ सेल, ठीक है। यानी कि आफ्टर पेमेंट एक बार उसको पैसा मिल जाएगा इंडिया से मशीन का, तो उसके लिए उसके बाद उसका कोई भी एसेट क्रिएट नहीं होगा यूके वेंडर का। उसने तो बस सेल करी ना, यूके वेंडर ने तो बस मशीन को सेल कर दी इंडिया के अंदर, ठीक है। यानी कि एक बार उसको पैसा मिल गया इंडिया के आपसे पेमेंट मिल गया, उसके बाद तो इसका यूके वेंडर का इंडिया में कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसका कोई एसेट क्रिएट नहीं हुआ इंडिया के अंदर, तो यहाँ उसका कोई एसेट तो आपने देख लिया। यानी कि यूके वेंडर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये करंट अकाउंट ट्रांसेक्शन है। अब अपन देखते हैं इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैपिटल अकाउंट ट्रांसेक्शन की डेफिनेशन में क्यों नहीं आ रहा। तो अब आपको सोचना है इंडियन इम्पोर्टर, ठीक है। तो अब आपने क्या करा, या आपने कोई एसेट तो आपने क्या करा, इंपोर्ट करी मशीनरी, तो आपको क्या करना था, पेमेंट करना था फॉरेनर को, ठीक है। आपकी क्या लायबिलिटी, यहाँ तो आपकी लायबिलिटी रहेगी, ठीक है। या आपके एसेट्स में तो आपके कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। एज एन इंडियन रेसिडेंट, एज एन इंडियन इम्पोर्टर, ठीक है। यहाँ आपका एसेट्स में तो कुछ होगा नहीं, आपका होगा सिर्फ लायबिलिटीज़ में अल्टर होना चाहिए था। तो हुआ क्या ये अपन देखते हैं। यहाँ आपकी कोई भी लायबिलिटी नहीं रहेगी आफ्टर पेमेंट। एक बार आपने पेमेंट कर दिया, उसके बाद आपकी कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही टू यूके वेंडर, ठीक है। बस एक बार आपने पेमेंट कर दिया, उसके बाद कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं हो रही, ठीक है। तो इसलिए ये आएगा करंट अकाउंट ट्रांसेक्शन के अंदर, ये डेफिनेशन के अंदर नहीं आ रहा कैपिटल अकाउंट ट्रांसेक्शन में। तो किस में आएगा, करंट अकाउंट ट्रांसेक्शन में। ऐसे ट्रांसेक्शन जो कैपिटल अकाउंट ट्रांसेक्शन में नहीं है उसको अपन बोलते हैं करंट अकाउंट ट्रांसेक्शन। तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। जबकि अपन ने देखा इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। पर यहाँ क्या है, करंट अकाउंट ट्रांसेक्शन है। इसको आप और डिटेल में अपनी बुक से भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अपन देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट एक और एग्जांपल अपन ले सकते हैं पीआरआई, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, अपने फॉरेन फ्रेंड को, एक आपका भी फॉरेन के अंदर फ्रेंड है, आप उसको क्या कर रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, ठीक है। इंडिया के अंदर दे रहे हो और इंडियन करेंसी के अंदर दे रहे हो, ठीक है। तो फॉर पीआरवाई इट विल रिजल्ट इन अल्टरेशन ऑफ इंडियन एसेट। तो जो आपका फॉरेनर फ्रेंड है उसके हिसाब से तो ये चेंज हो जाएगा एसेट्स और लायबिलिटीज़ में, क्योंकि उसको गिफ्ट मिल रहा है इंडिया के अंदर और इंडियन करेंसी। पर आपके लिए क्या हो रहा है, आपके लिए तो कोई एसेट और लायबिलिटी नहीं बन रहा, आपने तो जस्ट एक गिफ्ट दे दिया फॉरेनर फ्रेंड को। तो ये कैपिटल अकाउंट ट्रांसेक्शन में होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों में से किसी के लिए भी होगा तो वो होगा कैपिटल अकाउंट ट्रांसेक्शन के अंदर ही होगा। दोनों में से किसी के भी अल्टर हो जाएगा एसेट्स और लायबिलिटीज़ के अंदर, तो वो आ जाएगा कैपिटल अकाउंट ट्रांसेक्शन के अंदर, ठीक है। थर्ड पॉइंट देखते हैं आप, पीआरआई ट्रांसफर्स $1000 टू हिज एनआरआई ब्रदर इन न्यूयॉर्क एज गिफ्ट। अब आपने क्या करा, $1000 भेजे अपने जो फॉरेन के अंदर आपका भाई था उसको भेजे, ठीक है, एज गिफ्ट भेजा। द फंड्स आर सेंट फ्रॉम पीआरआई इंडियन बैंक अकाउंट टू एनआरआई ब्रदर बैंक अकाउंट इन यूएसए। तो आपने क्या करा, डायरेक्ट बैंक से भेजे, ठीक है। इट इज़ करंट अकाउंट ट्रांसेक्शन। जबकि आपने देखा होगा अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ किसी के लिए भी ऑल्टर्स नहीं हो रहा एसेट्स और लायबिलिटीज़ के अंदर, ठीक है। फंड्स क्योंकि कैसे भेजे, पीआरआई, ठीक है। आपने क्या करा, इंडियन बैंक अकाउंट से भेजे टू एनआरआई ब्रदर बैंक अकाउंट इन यूएसए। तो ये करंट अकाउंट ट्रांसेक्शन में होगा, क्योंकि यहाँ कोई भी एसेट्स और लायबिलिटीज़ में ऑल्टर नहीं हो रहा, ठीक है। वहीं आपने देखा जब इंडिया में आपने फॉरेनर को दिया था गिफ्ट, तो वो इंडियन करेंसी के अंदर दिया था। अब उसको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये हो जाएगा अल्टर्स हो जाएगा एसेट्स के अंदर, तो ये हो जाएगा कैपिटल अकाउंट ट्रांसेक्शन। उसके बाद अपन देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। ओके।